आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले वो एग्रीकल्चर का आपका पोर्शन यानी कि एजिस से संबंधित, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी में आपका क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये चैप्टर है और इससे लगभग आपके प्रत्येक वर्ष 2 से 3 प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आपका पिछले साल 2021 का, तो एग्रीकल्चर से आपके एक प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए आज अपने सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि हमारा देश, मान लेते हैं कि ये आपका पूरा क्षेत्रफल हमारे देश का है, ठीक है। और अगर हम बात करें पूरे क्षेत्रफल पे आपका 51%, ठीक है, आधा से ज्यादा जो भाग आपका है, यह आपका भाग 51% भाग यानी कि 51% जो आपका एरिया है उस पर क्या होता है, कृषि वाला क्षेत्र है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है। वहीं पे आपका लगभग 4% जो भाग है आपका, इस पर जो कार्य होता है, ठीक है, 4% पर यह आपका क्या है, चरागाह है इस पर। तो यहाँ पे देखिए 4% जो आपका है वो चरागाह पे है, ठीक है। और यहाँ पे आपका लगभग 21%, ठीक है, 21% आपका जो भाग है उस एरिया पे आपका जो कर सकते हैं वो आपका फॉरेस्ट है, ठीक है। क्या है आपका, फॉरेस्ट, यानी कि आपका वन वाला क्षेत्र है, ठीक है। और जो बचा हुआ भाग आपका है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका बचा हुआ भाग है, तो यह आपका कितना बचा रहेगा। अगर हम बात करें 51% ये हो गया, 4% चरागाह हो गया, 21% आपका वन हो गया यानी कि फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो बचा हुआ भाग है 24%, यह आपका भाग जो बंजर भूमि का है, ठीक है। यानी कि जिस पर न खेती होती है, न ही कोई चरागाह है, न ही वहां पे कोई वन है, केवल केवल बंजर भूमि है, उस पर कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं होता। हाँ, जो घास वगैरह वो यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन ये हम इसको जो भारत सरकार ने 24% जो हमारे भाग हैं, ये खास करके वो भाग है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों के भाग है, ठीक है। तो इनको बंजर भूमि में इसको घोषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो 100% जो क्षेत्रफल आपका है, यानी कि जो पूरा हमारे भारत का क्षेत्रफल है उसमें 51% कृषि का है, आपका 24% जो आपका है वह बंजर भूमि है, 21% आपका वन का है और 4% आपका चरागाह का है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो हम कुछ बताना चाहेंगे कि अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2011 के अगर हम जनगणना को लेते हैं जो हम लोग का हुआ था, अगर उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें लगभग एक 61.5% जो आपकी जनसंख्या है वह कहाँ पे निवास करती है, तो वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण यानी कि जो विलेज के क्षेत्र हैं वहां पे निवास करती है। तो इससे आप लोग अपने हिसाब से आंकड़ा भी देख सकते हैं कि जब 61.5% जो हमारे पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करती है, तो कृषि पर कितनी निर्भरता होगी, ठीक है। और यहीं पे आपको बताना चाहेंगे कि 2022 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बोला भी है कि हमारे जो किसान हैं उनकी आय को हम लोग 2022 तक क्या कर देंगे कि 2 गुना करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उनका ये वादा है। अभी वादा देखिए पूरा होने की कगार पे नहीं आता है नजर। 2% छोड़िए, उनका जो आय है, जो उनका बेसिक आय था, वो बेसिक आय भी उनको नहीं मिल पा रहा है। और हाल ही में आप लोग देखे भी होंगे कि जो किसान यूनियन है, बहुत सारे किसान यूनियन ने जाकर के हंगामा वगैरह किया था, तो बहुत सारे जो 3 बिल पास हुए थे कृषि बिल, उनको वापस भी लिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 2 गुना जो आय की यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था हमारे देश में किसानों का, वह लक्ष्य तो पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है कि किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है। लेकिन वो योजनाएं भी क्या हो रही हैं कि ऊपरी सतह पे ही केवल दिखाई दे रही है, निचली सतह पे आते आते उन किसानों तक वो जो राशि पहुंचनी चाहिए वो राशि भी नहीं पहुंच पा रही है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे किसान समृद्धि जो आपकी योजना चलाई गई थी, ठीक है, तो उस योजना में कहा गया था कि जो भी किसान होंगे, चाहे सीमांत किसान होंगे, छोटे किसान होंगे या फिर बड़े किसान होंगे, तो किसान समृद्धि योजना के तहत उनको एक मुफ्त राशि दी जाएगी, यानी कि प्रत्येक महीने एक राशि दी जाएगी, ठीक है। तो उसमें कहा गया था कि जितने किसान रहेंगे, मिनिमम अगर हम बात करें तो 2,000 रुपए यहाँ पे देने की बात की गई है। तो ये 2,000 रुपए उन किसानों के पास न जाकर के जो वहां पे बिचौलिए पड़ गए हैं उनके पास ये राशि पहुंच जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए जनरल से चीजें थी। लेकिन अगर हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा मेन फोकस क्या होगा कि जो मैंने बताया आपको कि हमारा देश जो है आपका है, ठीक है, हमारे देश की जो कह सकते हैं हमारे देश का जो क्षेत्रफल है उसमें आपका 51% कृषि पर आधारित है,
ठीक है। वहीं पे आपका 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें जनगणना में, 63.5% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और वहां से ग्रामीण क्षेत्रों पर निवास करते हैं। आंकड़े के अनुसार हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में कृषि पर कितनी निर्भरता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो हमारा कृषि वाला क्षेत्र है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा भारत में 100% खेती में, ठीक है, जिसमें आपका जो 100% मान लेते हैं यहाँ पे खेती हो रही है पूरा, ठीक है, ये आपका 51% वाला भाग है, ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 51% जो खेती होती है वो 51% की होती है, तो ये 51% भाग को हम मान लेते हैं, एक मान लेते हैं कि ये पूरा 100%, 51% को 100% मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये 100% जो भाग आपका है 51% का, इसमें आपका 60% जो आपका खेती की जाती है वो वर्षा पर आधारित होती है, यानी कि इसका लगभग 60% जो खेती की जाती है वो वर्षा पर आधारित होती है। ठीक है, यानी कि अगर वर्षा नहीं हुआ तो लगभग ये 60% जो खेती है या क्या हो जाएगी आपकी, बंजर हो जाएगी, या फिर वहां पे सूखा पड़ जाएगा, वहां पे जो फसलें होंगी वो महंगी हो जाएंगी, और 40% जो खेती है यहाँ पे, ठीक है, वह किस पर निर्भर करती है, आपकी सिंचाई पर निर्भर करती है। मैंने आपको कल ही बताया था कि सिंचाई परियोजना, जो भी परियोजना लागू की गई थी वो सिंचाई पर, ये तो सिंचाई आपका कहाँ से होता है, जो बड़े बड़े बांध होते हैं उन बांध से जो आपके जो नलकूप निकलते हैं या फिर जो नहरें आती हैं, उन नहरों जो पानी आता है, जो सिंचाई होता है, वही हमारा इन उपजाऊ खेती में जाता है। ठीक है, तो 40% हमारा सिंचाई पर आधारित है और 60% वर्षा पर आधारित है। ठीक है, और इन्हीं को देखते हुए चूंकि अभी क्या हो रही है कि बेमौसम वर्षा होने लग रही है, ठीक है, कभी ठंड में वर्षा होने लग रही है, तो जो हमारी फसल है, किसानों की फसलें वो बर्बाद होती जा रही है। अब इसलिए क्या हो रहा है कि जो कहते हैं कि कृषि वाले पद्धति है, ठीक है, एग्रीकल्चर की जो पद्धति है उसको बदला जा रहा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पद्धति के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या उसमें बदलाव हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो आपका अगला है जो टॉपिक मैंने बताया आपको कि कृषि की जो पद्धतियां हैं कि आपके सिस्टम है, एग्रीकल्चर के जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें मूल रूप से कुल 6 पद्धतियां अपनाई गई हैं। ठीक है, कुल 6 पद्धतियां यहाँ पे अपनाई गई हैं कृषि के लिए, जिसमें पहला जो पद्धति आपका है वह आपका नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या होता है कि काटो और जलाओ खेती। ठीक है, आप लोग इसके बारे में सुने होंगे, ये खास करके आप लोग की असम में पाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका ये जो स्लैश एंड बर्न वाली जो खेती की पद्धति है ये हमारे हरियाणा वाले राज्य में पाया जाता है। ठीक है, और यह जो आपका मुख्यतः पाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र होते हैं। ठीक है, पूर्वांचल वाले जो क्षेत्र होते हैं वह यह आपका पाया जाता है पूर्वी भारत में खास करके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से कौन से राज्य में पाया जाता है, तो मुख्य रूप से यह असम में पाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न यहाँ पे आता है कि स्लैश एंड बर्न जो खेती के प्रकार पद्धति है वह किस राज्य में पाया जाता है, तो यह असम में पाया जाता है। और असम में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इस प्रकार की जो खेती है इसको हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं। ठीक है, असम में इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। पहली ये होगी। सेकेंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे खेती का प्रकार आता है वह है आपका मिक्स्ड फार्मिंग। तो उस भाग को क्या किया गया कि उसको काट दिया जाएगा, यहाँ पे गेहूं के ऊपरी वाले जड़ को काट दिया जाएगा और नीचे वाला जो जड़ बच जाएगा उसको भी बाद में जला दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वह खास करके पूर्वांचल में होती है। और अगर हम बात करें राज्य में, तो इस राज्य में आपका असम राज्य आता है। ठीक है, और असम में स्लैश और बर्न को हम लोग किस नाम से जानते हैं, असम के जो लोग होते हैं वह इस प्रकार की खेती को झूम खेती के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि वहां पे अगर आप चले जाएंगे तो अगर आप कोई अगर बोलते हैं कि झूम खेती हो रही कि नहीं, तो ये आपको इंडिकेट किसकी तरफ करेगा, स्लैश एंड बर्न की तरफ करेगा। समझ में। नंबर पे मिक्स्ड फार्मिंग पर। ठीक है, आपका मिक्स्ड फार्मिंग जो क्या होता है कि ऐसी खेती जहां पर आपका एग्रीकल्चर का भी कार्य हो सके। ठीक है, एग्रीकल्चर का भी कार्य हो सके, इसके साथ साथ आपका जो पशुपालन है यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री आपका भी वह कार्य कर सकें। ठीक है, यानी पशुपालन के साथ आप लोग एग्रीकल्चर जब कार्य करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है, तो यह आपका आपके अपने यूपी में पाया जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की खेती बहुत पाई जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आप लोग की खेती होती है उसमें अधिकतर के जो किसान होते हैं वह गाय
या फिर भैंस या फिर कह सकते हैं कि बकरी पालन, इस प्रकार के कार्यों को भी वो लोग करते हैं। और घर पे क्या होता है कि जो भी वहाँ पे औरतें होती हैं वो गाय भैंस क्या मतलब सेवा पालन करती हैं, और बाहर जो होते हैं वो पुरुष व्यक्ति जाकर के खेतों में कार्य करते हैं। वहीं पे कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं, मतलब यहाँ पे फिर क्या होता है कि महिलाएं भी खेती करती हैं और पुरुष भी खेती करते हैं, महिलाएं भी पशुपालन करती हैं और पुरुष भी आपका पशुपालन करते हैं। इस प्रकार की जो खेती होती है उसे हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है। आपका प्लांटेशन, ठीक है, क्या आपका है प्लांटेशन। प्लांटेशन से आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे क्या कहने का यहाँ पे तात्पर्य है। प्लांटेशन से मतलब है कि बगानी वाली खेती। बगानी वाली खेती मतलब क्या होता है कि जैसे चाय की खेती हो गई, ठीक है, या फिर कॉफी की खेती हो गई, ठीक, जैसे चाय की खेती हो गई या फिर कॉफी की खेती हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी के सभी जो है वो बगानी खेती के प्रकार है, ठीक है। और ये सभी भी क्या होते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकतर ये पाए जाते हैं, ठीक है। इस पर ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्लांटेशन वाला जो चाय कॉफी वाला जो कार्य है, मतलब कह सकते हैं इसका होता है उत्पादन, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से देखा जाता है आपको, ठीक है। लेकिन इस पर अगर हम बात करें कि जो सबसे ज्यादा जो मतलब पूछा जाता है प्रश्न, यह पूछा जाता है कि इसका उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे एक और चीज हम बताना चाहेंगे कि चाय और बगान, जो चाय वाली जो खेती होती है या फिर कॉफी वाली जो खेती होती है, इसमें लगभग लगभग आपका जो तापमान होना चाहिए वो 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ पे ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पे इनकी खेती अधिकतर की जाती है, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे भारत में चाय को क्या कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, हरा सोना, यानी कि ग्रीन गोल्ड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और अक्सर आप लोग यहाँ पे जो हमारे भारतीय हैं चाय को पीना पसंद भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। इसीलिए इसको बहुत जो कहते हैं कि हमारे भारत में व्यक्ति होते हैं जो अधिकतर पुरुष होते हैं वह सुबह उठते ही चाय को मांगते हैं, क्योंकि ये उनका एक नशा की तरह होता है। निकोटीन में थोड़ा सा नशा होता है और इसी नशा को यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और प्लांटेशन बस इतना जान लीजिए कि जो चाय या फिर कॉफी वाली जो खेती होती है, बगानी खेती, उन्हीं को लोग प्लांटेशन खेती के नाम से जानते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे अगला जो हम लोग का खेती का प्रकार है, फोर्थ वाला, इसमें आपका जो आता है वह है आपका ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है। अभी देखिए ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है, जो वर्षाधीन खेती हो, ठीक है। वर्षाधीन खेती का मतलब क्या होता है, जो वर्षा पे आधारित हो, ठीक है, यानी कि जहां पे वर्षा होती हो वहीं पे खेती इसकी की जाती हो, ठीक है। यानी कि आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में जो खेती होती है उसमें लगभग 60% जो खेती होती है वो किस पर आधारित होती है आपकी, तो वर्षा पर आधारित होती है, ठीक है। इसीलिए ये आपकी जो खेती होती है ये अधिकतर करके आपके यहाँ पे कहाँ पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा जो आपका बुंदेलखंड वाला जो कह सकते हैं आपका क्षेत्र है बुंदेलखंड का, वो वर्षा पर आधारित है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि बुंदेलखंड में सूखा पड़ गया, क्यों पड़ गया, क्योंकि वहां पे जो खेती होती है वो किस पर आधारित होती है आपकी, तो वर्षा पर आधारित होती है, ठीक है। तो यूपी का आपका जो क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, और खासकर हम बुंदेलखंड को नाम लेना चाहेंगे क्योंकि बुंदेलखंड बहुत ज्यादा फेमस रहता है। और ये आप लोग पूछ भी सकता है ऐसा कौन सा क्षेत्र आपका है यूपी का जो कि वर्षा पर आधारित खेती में चर्चित है, तो इसमें आपका बुंदेलखंड नंबर 1 पे आता है, ठीक है। अब अगला जो हम लोग का यहाँ पे है 5th नंबर पे, वह आपका है यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यानी कि सॉरी इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जिससे ये क्या होता है कि सघन खेती इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर को हम लोग सघन खेती के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें श्रम और पूंजी बहुत से ज्यादा आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। इसमें 3 चीजें की आवश्यकता होती है, पहली श्रम की आवश्यकता होती है, दूसरी चीज इसमें आपकी पूंजी जो हमारा धन होता है उसकी आवश्यकता होती है, और उसके बाद तीसरा जो आपका होता है वह तकनीक की, यानी कि जो आजकल की जो तकनीक है उसकी आवश्यकता इसमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जहां भी श्रम, पूंजी और तकनीक, इन तीनों की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, उसी को हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। यानी किस प्रकार की खेती हम लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आपका एक प्रकार है, ठीक है। ये आपका मॉडर्न समय में इसको हम लोग यूज करते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर को।
और अगर बात करें यहाँ पे जो आपका लास्ट आपका आता है खेती का प्रकार, जिसमें हमारा 6 नंबर पे आता है कि क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि फसल के चक्र, यानी कि जब एक खेत में मौसम के अनुसार, यानी कि ठंड के समय, गर्मी के समय, या फिर कह सकते हैं बरसात के समय, तो इस प्रकार के जब आपके मौसम के अनुसार खेती की जाती है उसे हम लोग फसल चक्र के नाम से जानते हैं। जैसे रबी की फसल हो गई, ठीक है, रबी की फसल हो गई, और आपकी यहाँ पे जायद की फसल हो गई, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि खरीफ की फसल हो गई, ठीक। तो इस प्रकार की जो आपकी फसलें होती हैं इनको हम लोग क्रॉप रोटेशन की जो खेती की पद्धति है उसके अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो खेती का पहला भाग था वो अब यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ चैप्टर शुरू होगा वो हरित क्रांति से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग की कृषि जो है वो सबसे ज्यादा जो विकसित हुई थी वो हरित क्रांति के समय में विकसित हुई थी, यानी कि 1967 के लगभग आपका यह विकास विकसित हुआ था, ठीक है। तो हुआ था 1967 के लगभग, क्योंकि 1967 में ही हमारे देश में क्या हुआ था कि जो हरित क्रांति है वो आया था, और किसके द्वारा लाया गया था, तो स्वामीनाथन के द्वारा यह लाया गया था, ठीक है। तो अभी हम लोग ने कृषि के बारे में, यानी कृषि की जो पद्धति थी 6 पद्धतियों के बारे में पढ़ा।